हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ये लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएट करके। और आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। क्योंकि मैंने अभी कुछ ही समय पहले, चैनल तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, लर्निंग प्लेटफॉर्म का ही उसमें पर्पस था, लर्निंग एंड मोटिवेशन एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स का उसमें पर्पस था। लेकिन जो मैं एक्टिव हुआ हूँ इस पर अभी 2-3 महीने से ही हुआ। तो अभी 2-3 महीने के अंदर जो व्यूज़ हमारे बढ़ते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंच रहा है और वो इसमें से चीज़ें सीख रहे हैं नई नई, तो वो चीज़ें इंस्पायर करती हैं। आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, आपकी लाइक्स मिल रही हैं और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप बने रहिए साथ में। हमारी ये जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें, सीखते रहें। राइट, आप आगे बढ़ेंगे तभी पूरा देश आगे बढ़ेगा। क्लियर, एक एक करके कड़ी जुड़ती है और फिर कारवां बनता चला जाता है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर, आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है कि साहब, कुछ लोग तो उनसे कह देते हैं कि हमारा जो है ये पहले का पढ़ा हुआ ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और बीकॉम पार्ट 1 में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो मैं पढ़ने का क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारी मिसलीडिंग्स होती हैं और कुछ कहते हैं कि साहब अभी से पढ़ना क्यों शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो किसी के भी मिसगाइडेंस में ना फंसें। प्रॉपर आप जानकारी रखें कि क्या आपका सिलेबस है, क्या उसके अंदर कवर्ड है और कितना एडिशनल है, कितना एडवांस है, कितना बेसिक है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए, अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं, सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं, समझते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 का क्या सिलेबस, कैसे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आने वाली हैं। तो उसका एक पूरा ओवरव्यू मैं आज आपको देने वाला हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हमारा जो है बीकॉम पार्ट 1 का टॉपिक है। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे बीकॉम पार्ट 1 में, ये हमारी यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के कोर्सेज चलते हैं। एक तो मेंस स्टूडेंट्स के लिए चलता है, बीकॉम मेंस बोलते हैं उसको। दूसरा होता है बीकॉम वोकेशनल। तो दोनों के लिए क्या इंक्लूजन है सिलेबस में, ये हम सीखने वाले हैं। तो बीकॉम पार्ट 1 में आपका जो है, जो मेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो वोकेशनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या चेंजेस हैं हम ये सीखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिमेनिंग सेम, कुछ एडिशनल चेंज आया वोकेशनल के लिए, एक एक करके बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉमन है, एक साथ पढ़ा समझा जा सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने पढ़ रखी हैं पहले से और कुछ चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं जिनके लिए आपको थोड़ा एडिशनल तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, समझते हैं 1 बाय 1। इसका जो आपका सिलेबस है 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5। अब कोई कहे कि मैं ये सिलेबस कहाँ से बता रहा हूँ, तो सिलेबस के लिए वैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हो। वो मैं लिख देता हूँ, dbrau.ac.in। एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर जो सिलेबस है शायद 2017 के बाद अपडेट नहीं हुआ। जब मैंने लास्ट चेक 17 या 18 के बाद चेंज नहीं हुआ है, मैंने लास्ट चेक किया था, तो हो सकता है अभी कर दिया हो, तो आप उसको चेक कर लेना। और वैसे जो लेटेस्ट बुक्स हैं वहाँ पर सिलेबस मेंशन है। मुझे यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको पहुँचाना है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, उसमें आपका इंट्रोडक्शन है। 11th से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें, इंट्रोडक्शन उसके अंदर कवर्ड है। इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक अकाउंट, ये सब हमारा जो है बेसिक जितने भी हैं सारे, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, अकाउंटिंग के बेसिक्स।
इसमें इंक्लूडेड है बेसिक्स में, मतलब अकाउंटिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये सब उसका आगे का कॉन्सेप्ट वगैरह। फिर इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि साहब ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, तो ये सारी उसमें इंक्लूजन है जो आपने 11th में भी पढ़ा है, वो चीज़ें यहाँ पर रिपीटेशन में आएंगी। तो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन, ये आपने जो 11th में पढ़ रखा है वो सारा इसके अंदर सेम रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअल में कुछ पार्ट इसमें 11th से रिलेटेड या 12th से रिलेटेड रखने के पीछे एक पर्पज़ ये भी होता है कि बीकॉम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको भी इनिशियली सारी बेसिक नॉलेज वो पढ़ लें और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट में आगे मूव कर सकें समझने पर, तो ये एक उसके पीछे पर्पज़ होता है। ठीक है, अभी अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर नॉन कॉमर्स के लिए बड़ा हार्ड हो जाएगा बिना बेसिक्स के समझना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसके लिए ज़रूरी, उसका भी रिवीजन ज़रूरी है, राइट। तो ऐसा है, बस इतना फ़ायदा होता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो थोड़ा सा पढ़ लेता है उसको, तो फिर उसको ईजी रहता है, राइट। थोड़ा सा कम रिवीजन में ही उसका काम हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इतना सा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, कैपिटल रेवेन्यू दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, ये सब इसके अंदर रहेगा। फिर उसके बाद में आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग का क्या मतलब है? नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि वो ट्रेड नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, राइट। बनाते बेचते नहीं है वो सर्विस देते हैं सोसाइटी को, राइट। या फिर वो कोई भी क्लब है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइब्रेरी है, उनसे रिलेटेड बात होगी, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात होगी कि वो अपने प्रॉफिट्स वगैरह, सरप्लस वगैरह साल के एंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो सीखते थे कि जैसे ट्रेडिंग फर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, वो कैश अकाउंट बनाते थे तो ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट उसमें यहाँ पर भी बनती थी, यहाँ पर भी बनेगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर इसके बाद देखिए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। एडजस्टमेंट थोड़ा सा बिट ऑफ इंट्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, एडजस्टमेंट एंट्रीज में। और फिर उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट जो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, जो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, राइट। ये सब चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में कवर्ड हैं यूनिट 1 में, क्लियर। फिर उसके बाद आपकी यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपके पास 2 चैप्टर्स आपको करने होते हैं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। पहले ये अलग अलग यूनिट में था लेकिन अब चेंज हो गया है। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अकाउंट। अब आप बात समझें कि साहब इंसॉल्वेंसी कौन सी वाली है। इंसॉल्वेंसी जैसे कुछ बच्चों ने 12th में पार्टनरशिप पढ़ रखी है तो वो सोचते हैं कि इंसॉल्वेंसी जो पार्टनरशिप में थी वही होती है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हम इंसॉल्वेंसी पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे?
सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल के लिए पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं थी, हमने 12th में नहीं पढ़ी है, ये एडवांस चीज़ है। मतलब यूनिट 1 का आपको ऐसा लग सकता है कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यूनिट 2 का या यूनिट 2, 3, 4, 5 का बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि आपका पढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल एडवांस सिलेबस है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि क्या आपने 11, 12 में पढ़ा हुआ है तो बीकॉम का कवर हो गया 50% से ज़्यादा कोर्स। ये चैप्टर इतने सारे जरूर हैं, अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा यूनिट 1 में है। आपका 11, 12 का जो भी है, 11 से रिलेटेड जो भी है, वो पूरा का पूरा यूनिट 1 में है, राइट। अब यूनिट 1 से एक ही तो क्वेश्चन आना है, राइट। वो मैं अभी बात में आऊँगा कि भाई कितने क्वेश्चंस आने हैं। अभी ऑड सिचुएशन है तो थोड़ा सा उन्होंने एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी चेंज किया है, राइट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी पहला पूरा सिलेबस बता देते हैं। और जो भी क्वेरी हो आपकी वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और लाइक्स वगैरह करना ज़रूरी है, क्योंकि दैट इनकरेजेस अस, वो हमें इनकरेजमेंट देता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम और आगे क्या क्या चीज़ें इसमें करें और नई नई वीडियोस आपके लिए लाएं। वैसे मैंने एफर्ट्स अपने चालू कर दिए हैं, राइट। प्लेलिस्ट बना दी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, उसमें आप जाके चैप्टर्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अभी जो मैं नए चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ, जैसे रॉयल्टी अकाउंट है, तो इसका पूरा सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक। तो वो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, उसको आप पढ़ लोगे उन वीडियोस से, तो वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट का बनाएंगे, और इसी तरीके से आपको आगे हायर परचेज सिस्टम, आगे के चैप्टर्स हैं वगैरह, उनका भी हमारा पूरा प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है। वहाँ से आप पढ़ोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, राइट। और कोई क्वेरी आएगी आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो कमेंट में, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारे न्यू चैप्टर्स हैं। इंसॉल्वेंसी किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल पर्सन, सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। रॉयल्टी किससे रिलेटेड है? रॉयल्टी अकाउंट, जैसे मान लो एक ओनर है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, राइट, और मैंने किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दी, उसके बदले में मुझे वो जो प्रोडक्शन करेगा, मेरी जगह यूज़ करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बदले में वो उस प्रोडक्शन के हिसाब से मुझे कुछ पेमेंट करेगा, दैट इज़ रॉयल्टी, राइट। प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, या फिर जितना वो मेरी जगह को यूज़ करके प्रोडक्शन करने के बाद भी माल सेल करेगा, सेल या प्रोडक्शन दोनों में से एक पर होती है। इसका डिटेल पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक लेक्चर्स में आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, तो स्टे कनेक्टेड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यूनिट 3 है आपकी ब्रांच अकाउंट की, जो यूनिट 3 है वो आपकी है ब्रांच अकाउंट्स, राइट। ब्रांच अकाउंट से क्या मतलब है? ब्रांच अकाउंट का मतलब हो गया कि साहब आपको, जैसे आपकी लोकेलिटी में यहाँ पर कोई पंछीपेठा स्टोर है बड़ा, राइट, उसकी आउटलेट्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो सब ब्रांचेस हैं। ब्रांच एक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। पहले आप अकेले बिजनेस करोगे, और अकेले बिजनेस करने के बाद में आपको लगता है कि साहब बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए, मेरे को टाइम बचाना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर आप कंपनी बनाते हैं। इसी तरीके से आप ब्रांचेस खोलने का ऑप्शन आपके पास रहता है। आप सामने वाले को ब्रांड नेम देते हैं अपना, राइट, ट्रेडमार्क देते हैं, वो आपके ब्रांड नेम से काम करता है, तो उसके बदले में आप उससे लेते हैं। तो जो ब्रांड नेम देता है उसको पता करना है कि उस ब्रांच पे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, तो ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसमें बाटा का एग्जाम्पल हो सकता है, मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल हो सकता है, पंछीपेठा स्टोर का हो सकता है, या जो भी, या रेस्टोरेंट की कोई सीरीज़ हो सकती है, या फिर कोई स्कूल्स की सीरीज़ हो सकती है, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं ये ब्रांच अकाउंट, इसके भी आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे। अभी देखिए इन दिस, फिर इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 है हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की है। यूनिट 4 हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम।
हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों अलग हैं, राइट। इसका भी आपका जो है पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड वहाँ पर है अवेलेबल, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, राइट। अगर आप कोई चीज़ें बड़ी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो, जैसे ट्रक खरीदते हो, कार खरीदते हो, राइट, और बाइक खरीदते हो, तो वो इंक्लूड होती है आपकी हायर परचेज सिस्टम पे, अगर उसको आपने इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है तो। नकद खरीदा है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है तो उसमें एक्ट जो लगता है हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट लगता है, दैट इज हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट 1972। तो उससे रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, जो खरीदता है उसकी बुक्स में और जो बेचता है उसकी बुक्स में। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो स्मॉल गुड्स हैं उसमें इंक्लूड होता है। स्मॉल गुड्स जैसे मान लीजिए टीवी, एसी, फ्रिज, कलर टीवी, राइट, इन सब में लागू होता है। 0% इंस्टॉलमेंट में, 0% इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट में आजकल चीज़ें बेची जाती हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर आती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड भी वहाँ पे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये स्टार्टिंग का है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट वाइट की परेशानी हुई थी वीडियो लेक्चर्स में, थोड़ा सा ब्लर फ्लैश लाइट आ जाती थी बोर्ड पे, तो अब वो प्रॉब्लम अब रिमूव हो गई है। तो वहाँ से लेकिन आप उसमें कमेंट दोगे और प्रॉब्लम पूछोगे तो उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो और वीडियोस उसके बनाकर अपलोड किए जाएंगे। अभी देखिए इन दिस इज हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यूनिट 4 तक पहुँच गए। यूनिट 5 की हम बात करें, यूनिट 5 आपका जो है डिवाइडेड है स्पेशली फॉर जस्ट पार्टनरशिप, स्पेशली फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमारा जो सबसे पहला इसमें काम है दैट इज फंडामेंटल्स, जिसे हम बोलते थे। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास सिलेबस में है स्टूडेंट्स। दूसरा जो आप लोग पढ़ते थे एडमिशन, इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल कुछ भी कह लो उसको, या एलिमेंट्री पार्टनरशिप भी कहते हैं। हाँ, फिर इसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक से ज़्यादा का भी एडमिशन हो सकता है एक बार में, कोई समस्या नहीं है। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट एंड डेथ, राइट। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फंडामेंटल्स के पार्टनरशिप होती क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप होती क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरी ओर आपका जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बिजनेस पूरे साल किया तो, अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, और कैपिटल अकाउंट फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपकी जो है फंडामेंटल्स में कवर होती है। फिर इसके बाद ये दोनों चीज़ें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, मतलब दो पार्टनर है, तीसरे को बुलाया तो दो की पार्टनरशिप खत्म, तीन की पार्टनरशिप चालू, नई पार्टनरशिप, राइट। ये एडमिशन होता है। तीन पार्टनर है, एक आपका जो है एग्जिट कर गया तो तीन की पार्टनरशिप खत्म, दो की पार्टनरशिप चालू, तो वो आपका जो है ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप का। इसे हम इन दोनों केसेस में हम बोलते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, राइट, फर्म का नहीं, क्योंकि बिजनेस चालू है, दुकान बंद नहीं हुई, दुकान चालू है, तो पार्टनरशिप खत्म हुई पुरानी, नई चालू हो गई, रिटायरमेंट या एडमिशन के केस पे, राइट। तो हम उसको पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर दुकान बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया, अब कोई भी पार्टनर काम नहीं कर रहा, बिजनेस क्लोज कर दिया, वाइंड अप हो गया, दुकान बंद, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, राइट। इन दोनों केसेस में नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, इस केस में बैलेंस शीट नहीं बनती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
इसमें भी एडवांस हो गया है। ये आपको लग रहा होगा कि ये 12th का आपका पढ़ा हुआ सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर जैसे एडमिशन में कुछ 12th में सिलेबस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, यहाँ पर आ गया है। रिटायरमेंट डेथ के एडवांस प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में केवल रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट सिखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसमें इंक्लूड हो गई चीज़ें, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गार्डनर वर्सेस मुरे रूल, राइट, और सॉल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम एज पर इंडियन थॉट, इंडियन प्रैक्टिस, तो वो सब भी चीज़ें हैं। इसके बाद एक चैप्टर और है, दैट इज पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम बोलते हैं पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 1 2 3 4 और एक और है, तो यहीं बढ़ा देता हूं मैं, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका 12th में नहीं था। क्या मतलब है इसका, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन का? एक्चुअल में बिजनेस, दुकान जब बंद होती है तो सारा सामान हटाया जाता है, दुकान बेची जाएगी, उसमें रखा सामान बेचा जाएगा। ऐसी पार्टनरशिप फर्म जब बंद हुई तो सारी एसेट्स एक एक करके डिस्पोज ऑफ होंगी, तो उसका पैसा ऐसा नहीं है कि इकट्ठा आ जाएगा एक ही बार में, तो पैसा धीरे धीरे आएगा। जैसे कोई मकान आप बेचते हो तो पैसा धीरे धीरे आता है, राइट, स्टेजेस में आता है। कई बार वो सामने वाला जिसने आपसे मकान खरीदा है, आपने बेचा है, उसने खरीदा है, तो वो आपसे टाइम ले लेता है 3 महीने का, तो धीरे धीरे वो आपको पेमेंट रिलीज करता रहता है। तो इसी तरीके से दुकान आप बेच रहे हो, सामान आप बेच रहे हो, एसेट्स पे आप बेच रहे हो, मशीनरी आप बेच रहे हो, फर्नीचर आप बेच रहे हो, तो धीरे धीरे पैसा आपके पास आता जा रहा है। उसी वे में आप अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करोगे। द ग्रेजुअल रिसिप्ट फ्रॉम एसेट्स एंड द ग्रेजुअल पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एज पर द रिसिप्ट्स ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो पैसा धीरे धीरे रिसीव होगा, धीरे धीरे बांटा जाएगा किसमें, लायबिलिटी, जो भी हमारे क्लेम्स हैं, लायबिलिटी होल्डर्स हैं उनमें। तो ये वो चीज़ है पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए एक पूरा चार्ट बनता है, बिल्कुल नई चीज़ है, पूरा चार्ट बनता है, राइट। तो वो हम डिटेल में लेक्चर्स में सीखते जाएंगे आगे। वोकेशनल में क्या है साहब, ये सारी चीज़ तो वोकेशनल में है, दिस इज कॉमन। इंट्रोडक्शन इज देयर, दिस इज insolvency royalty is there, branch account is there, hire purchase system is there, installment payment system is there, and this is there, and additionally जो बढ़ गया है सिलेबस में वो आपका जो है 4 चैप्टर और हैं। एक आपका रहता है उसमें एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, इन सब के अलावा मतलब उनको और ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर ये, और क्या पढ़ना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, राइट। फिर इसके बाद जो 3rd चैप्टर उन्हें पढ़ना पड़ेगा, फायर इंश्योरेंस क्लेम्स। 4th चैप्टर वॉयज अकाउंट्स का है। अब ये क्या चीज हुई, वॉयज अकाउंट्स, राइट। ये तो सुने हुए नाम है, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन 11th का सिलेबस है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 11th का सिलेबस है। ये नया है, फायर इंश्योरेंस क्लेम्स और वॉयज अकाउंट्स। जहाज से सामान भेजते हैं ना, तो जो कंपनी इस काम को करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को करवाती हैं, जैसे आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपना गुड यहाँ से सिंगापुर भेज रहे हो, राइट, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो थ्रू शिप, तो जो शिपिंग कंपनी है वो आपसे रेवेन्यू लेगी, राइट, फ्रेट लेगी। तो वो एक बार में यहाँ से सिंगापुर गई, फिर उसके बाद में लौट के आई, या फिर फाइनल अकाउंट जब बनाने हैं तो वो कहीं पर भी है बीच में। तो इट वांट्स टू नो कि जितनी भी जर्नी कर रही है, एक एक जो जर्नी कर रही है अपनी सी वॉयज, समुद्र की यात्रा,
तो उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसके लिए वो बनाते हैं उस जर्नी का अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वॉयज अकाउंट, राइट। तो वो चीज़ है। फायर इंश्योरेंस क्लेम, आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हो, बिजनेस की एसेट्स का इंश्योरेंस कराते हो, और मान लीजिए कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए कि आपका नुकसान हो, प्रॉफिट्स आपके नॉर्मल ना हो, तो प्रॉफिट्स का भी आप इंश्योरेंस कराते हो। तो इन सब को आप कितना क्लेम कैलकुलेट करोगे, ये अनएक्सपेक्टेड है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, अखबारों में छप जाता है उस फैक्ट्री में आग लगी, उस फैक्ट्री में आग लगी, और तो उन्होंने साहब 10% सामान बचा लिया, करोड़ों रुपए का सामान रखा था। तो इफ़ दैट वाज इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस कंपनी इज अबाउट टू गिव द क्लेम। तो वो क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा, कितने स्टॉक का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, दैट वी हैव टू लर्न टू कैलकुलेट हियर इन दिस, राइट। So it is all about that. What we are going to do is, we are going to provide you the lectures one by one in the playlist of financial accounting, and most of the chapters are already provided in that. And as per your requirement, we will be updating the details more and more. What you have to do, learn and grow. सीखो और आगे बढ़ो, इंडिया की टांग नहीं खींचनी है, राइट। जब इंडिया की टांग नहीं खींचनी, इस बात से क्या मतलब है, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ भाई टांग नहीं खींचना, इसका मतलब ये है कि भाई आपको कोई, मैं डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता हूँ कि क्यों भाई दुश्मन बने हुए अपने देश के, तो वो बच्चा कहता है सर मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया आप बोल रहे हो। तो मैं बोलता हूँ भाई आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, और जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो आपका देश आगे बढ़ेगा, राइट। और आप ही नहीं आगे बढ़े तो आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा। और एक तरीके से आप खुद आगे ना बढ़कर आप अपने देश की टांगी तो खींच रहे हो। वॉट यू नीड टू डू इज, यू जस्ट हैव टू लर्न एंड ग्रो। जो नहीं आता उसको सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि बीकॉम में आपका एडमिशन हुआ है, ये कोर्स आपका सिलेबस है, इसको सीखने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू कम अगेन। ये मिल गई अभी, फिर आगे आप दूसरी चीज़ें करोगे, फिर सेकंड ईयर करोगे, फिर थर्ड ईयर करोगे, फिर आप बिजनेस करोगे, फिर आप नौकरी करोगे, ये चीज़ लौट के नहीं आने वाली हैं। तो जिस टाइम पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको ज़रूर करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्लियर? ये आगे बढ़ने का सही तरीका है। सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, नो मैटर कुछ भी चल रहा हो, राइट। आपके यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, या एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं, या फिर कंट्री में कोई ऑड सिचुएशन चल रही है, आप अपनी लर्निंग को स्टॉप मत करो। जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उनको सीखते रहो। अच्छा, मैं एक बात और बता रहा था, पहले हमारा सिलेबस होता था 100 नंबर का, इन्हें कहता एग्ज़ाम पैटर्न, राइट। तो एग्ज़ाम पैटर्न, तो पहले हमारा सिलेबस होता था कि 100 नंबर के ही पेपर होते हैं हमारे, 100 मार्क्स, राइट। यहाँ पर कुछ चेंज होता है वोकेशनल में, शायद 8 मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स का शायद होता है, वो एग्जैक्टली आप लोग देख लेना, राइट। इस पर रिस्ट्रिक्ट मत हो जाना। तो मेंस का जो लेआउट मुझे मालूम पड़ा है, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई हैं, राइट, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की, उस बेसिस पे कुछ डिसीजंस आए हैं। कई बार तो ये डिसाइड किया गया कि हम इसमें से यूनिट कट कर देंगे, अब ये कट कर देंगे तो मेन कंटेंट हमने हटा दिया, तो ये सिलेबस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हटा दिया तो फिर कहानी कमज़ोर हो जाएगी लर्निंग की, राइट। तो ये डिसीजन हमारा अप्रूव नहीं हुआ मीटिंग के डिस्कशन में, राइट, ऑफिसर्स के बीच में, जो भी कमेटी के मेंबर्स थे यूनिवर्सिटी के। तो फाइनली सिलेबस इज ऑल अबाउट, सिलेबस इज गोइंग टू रिमेन द सेम, वो पूरा रहने वाला है। अब बात ये है कि साहब पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। पहले वो करते थे कि 20 मार्क्स के 3 दे देते थे, पहले जो ओल्ड पैटर्न है पिछले साल तक का, जब कोई ऐसा ऑड सिचुएशन नहीं था जो हम फेस कर रहे हैं, राइट। एग्ज़ाम्स आसानी से होते थे फिजिकली, और सारी चीज़ें, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर का इस तरीके से हो जाता था। करीब 5 क्वेश्चन आते थे जिसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता था, और फिर उसके बाद 5 में से 3 सिलेक्ट करने होते थे, फिर 8 मार्क्स के 5 हमारे शॉर्ट हो जाते थे। ये हमारा पुराना पैटर्न था 100 मार्क्स के पेपर का, राइट। अब जैसे
5 हैं तो वहाँ पर वो 8 क्वेश्चन दे देते थे, उसमें से 5 कर लो, या 10 दे देते थे, उसमें से 5 कर लो, इस तरीके का पैटर्न होता था। लेकिन अभी जो मैं लेटेस्ट बाय सुन रहा हूँ दैट इज कि आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन शैल बी देयर। वो केवल इस साल के लिए है, फिर आगे फिर चेंज हो जाएगा, वो पुराने पैटर्न पे वापस आ सकता है, राइट। कोई OMR बेस्ड पेपर वगैरह नहीं होना है, तो ऐसा ही पेपर आपका जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से होना है। जो मैं बोल रहा हूँ कि वो 4 क्वेश्चंस कर देंगे। अब तो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देख रहे हो लॉ के वो इस तरीके का 4 क्वेश्चन अप्रूव हुए एग्जाम्स के लिए, 4 क्वेश्चन कर देंगे। अगर 80 मार्क्स का पेपर रहता है तो 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का रहता है तो आपके जो है 25 मार्क्स के होंगे। और टाइम एग्ज़ाम का 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कराए जाने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ आपका जो है एक चॉइस काफ़ी होगी इसमें कि आप 10 में से कर लो, ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे या फिर 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक वाइड चॉइस आपके पास है, लेकिन फिर भी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, राइट। सीख के पूरा जाना है, राइट। सीख कर पूरा जाना है, ढंग से सीख के जाना है। एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी आए, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए नहीं होता, ये आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है दैट इज़ टू ब्रिंग द चेंज इन योर बिहेवियर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, और वो केवल सीखने से आता है। और किसी ने कम पढ़ाई की है और बस केवल पास हो गया, चाहे बहुत अच्छे मार्क्स से ही क्यों ना हुआ हो, उसके अंदर आप कॉन्फिडेंस नहीं देखोगे, राइट। उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, उसका एटीट्यूड नहीं मिलेगा, उसके बिहेवियर में वो ट्रेट नहीं मिलेगा आपको जो रिफ्लेक्ट करता हो उसकी नॉलेज को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेहनत आप करते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इन्हीं उम्मीदों और शुभकामनाओं के साथ दिस इज़ डॉक्टर अश्वनी शर्मा साइनिंग आउट until we meet again. Thank you.